क्लास एट्थ में खनिज और शक्ति संसाधन पढ़ते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन में इसमें दो लोग बातें कर रहे हैं। इसमें एक का नाम है कीरी और दूसरे का नाम है सुकांत। ये बातचीत कर रहे हैं। कीरी जो है वो सुकांत से मिलने के लिए जाती है और वो रास्ते में देखती है कि एक बड़ा सा क्षेत्र जो काले कलर का है और उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है और सुकांत से पूछती कि भाई इसका कलर, पूरा जो क्षेत्र है वो काला क्यों है, धूल भरा हुआ क्यों है। तो सुकांत उसको बताता है कि ये जो क्षेत्र है वो कोयला जो खदान है उसके पास वाला क्षेत्र है और कोयला खदान के पास में होने के कारण आसपास की जो एनवायरनमेंट है, हवा वगैरह है, उससे उसकी जो कालिक है वो आती रहती है और सारा क्षेत्र काला है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो धूल उसमें दिखती है। तो इस तरह से उसने पूछा कि ये जो आसपास का क्षेत्र, वो जो ट्रक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ट्रकों के द्वारा खनिज को, कोयले को लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। कीरी आगे पूछती है कि ये खनिज क्या है। तो सुकांत बताता है कि जिस तरह खनिज अपन जैसे नान बाई है को बिस्किट बनाते हुए नहीं देख सकते, या बिस्किट जब बनता है तो बिस्किट में क्या क्या होता है, जैसे आटा है, दूध है, चीनी है और कभी कभी उसमें अंडा भी मिलाया जाता है। तो हम जब बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट के अंदर क्या क्या है उन अवयवों को हम नहीं देख सकते हैं, उनको पृथक करके हम नहीं देख सकते हैं। वैसे ही जो खनिज हैं वो भूमि के ऊपर, हमें सिर्फ भूमि दिखाई देती है, भूमि के नीचे जो खनिज दबा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देता है। वो जब हम उसको खुदाई करके बाहर निकालेंगे तभी हमें दिखाई देता है। ऐसा उत्तर देता है सुकांत। तो इस तरह जो खनिज है उसकी जो परिभाषा है वो अपने कोर्स में दी हुई है कि प्राकृतिक रूप से मतलब कि जो मैन मेड नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाया है और प्राकृतिक रूप से इस पर्यावरण में उपलब्ध है और जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, वो खनिज कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि खनिज सभी क्षेत्रों पर खनिज मिलेगा, नहीं, ये कुछ विशेष क्षेत्रों पर पाया जाता है। यानी खनिज जो है वो सभी रूप से समान रूप से उपलब्ध नहीं है सभी जगह, कुछ विशेष जगह विशेष क्षेत्रों में ये खनिज पाया जाता है। बहुत सारे खनिज क्षेत्र ऐसे भी हैं जो ऐसी जगह पाए जाते हैं जो स्थान अभिगम्य नहीं है, यानी वहाँ पर मनुष्य जा नहीं सकता है। जैसे आर्कटिक महासागर में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मनुष्य जाता नहीं है, जा नहीं सकता है। तो इस तरह से ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज जो हैं इनको हम इनके भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे इनका रंग क्या है, घनत्व, इनकी कठोरता, रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर हम इनको पहचानते हैं। आगे आता है खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार में देखिए, खनिज जो है मुख्य रूप से संरचना के आधार पर दो भागों में इनको बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन से हैं? जिसमें धातु पाई जाती है। अधात्विक खनिज वो है जिसमें धातु नहीं पाई जाती है। धात्विक खनिज को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया जाता है, लोहे और अलोहे। यानी धात्विक खनिज वो है जिसमें धातु पाई जाती है। अब धातु में भी जो लोहा है वो लोहे में आ जाएगा और जिनमें लोहा नहीं है, अन्य सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, वो सारे अलोह में आ जाएंगे। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में मिलती है और धात्विक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, जिनमें द्युति यानी चमक की विशेषता होती है। जैसे लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहे और अलोहे हो सकते हैं, यानी लोहे में लोहे की मात्रा होगी, लोहा होगा उसमें, जैसे लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, इन सब में लोहा पाया जाता है। लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। और अलोहे खनिज में जिसमें धातु तो है लेकिन लोहा नहीं है, सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है, इस तरह से ये अलोह में आ जाएगी। तो हमने पढ़ा कि जो खनिज है उसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा, धात्विक और अधात्विक। धात्विक को फिर से दो भागों में बांटा,
लौह और अलोह। और लोह के हमने उदाहरण लिए लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट, और हमने अलोह में उदाहरण लिए सोना, चांदी, तांबा और सीसा, जस्ता। दूसरा नंबर का खनिज आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें धातु नहीं होगी, जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, ये इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो खनिज ईंधन है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये भी अधात्विक में आ जाते हैं। खनिजों को हम खनन के द्वारा यानी खुदाई करके, प्रवेदन के द्वारा, आखनन के द्वारा निष्कर्षित करते हैं। खनन क्या होता है, प्रवेदन क्या है, आखनन क्या है, ये पीछे वाले जो चैप्टर हैं उनमें हम ये सब पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं खनिजों का निष्कर्षण। जो खनन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का है, विवृत खनन और कूप खनन। विवृत खनन जो धरातल को ऊपर से, जो धरातल की भूपर्पटी है उसको खुरचकर जो खनिज निकाल लिए जाते हैं वो विवृत खनन में आते हैं, और जो कूप खनन है जो धरातल को गहराई तक खोदकर जो खनिज निकाले जाते हैं वो कूप खनन में आते हैं। इसके अलावा प्रवेदन और आखनन, इसके दो और बिंदु हैं, इनको देखते हैं। जैसा अपन ने पढ़ा भी, कूप की और विवृत मैंने पढ़ा दिया आपको। आगे देखते हैं, प्रवेदन को देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है, इसे ही प्रवेदन कहा जाता है। यानी कूप की खनन से भी ये बहुत गहरा खनन होता है प्रवेदन, इसे ड्रिलिंग कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा आता है कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोदकर बाहर निकाल लिया जाता है उसे आखनन कहते हैं। भूप्रपटी के ऊपर ही पाया जाता है जो खनिज, उसको आसानी से निकाल लेते हैं, उसे आखनन कहते हैं। अगला बिंदु आता है खनिजों का वितरण। जैसे अपन ने अभी पहले पढ़ा कि खनिजों का जो वितरण है वो सभी जगह समान नहीं है, यानी असमान वितरण पाया जाता है। कई जगह खनिज ज़्यादा पाए जाएंगे, कई जगह खनिज कम पाए जाएंगे। तो देखते हैं, खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। यानी खनिज जो है मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगे, शैलों में। और शैलें कितनी प्रकार की है, रॉक्स जो हैं, चट्टानें जो हैं या शैलें बोल दो, वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की होती है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में हमने ये पढ़ लिया है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि शैलें कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की? पहली है धात्विक। धात्विक तो वो हो गया, सॉरी। पहली शैल आती है आग्नेय शैल, आग्नेय शैल। दूसरी जो प्रकार की शैल आएगी वो आएगी अवसादी शैल। दूसरी प्रकार की कौन सी आएगी? अवसादी शैल। और तीसरी जो है वो आएगी अपने पास में कायंत्रित शैल। तो 3 प्रकार की हो गई, तीसरी आएगी कायंत्रित शैल। 3 प्रकार की शैलें हो गई और इन शैलों में ही खनिज पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायंत्रित शैलों में पाए जाते हैं और कुछ अवसादी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अवसादी में मिलते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्रित शैल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। यानी अधिकतर धात्विक जो खनिज है वो मिलेगा, धात्विक जो खनिज है वो आग्नेय शैलों में मिलेगा या कायंत्रित शैलों में मिलेगा। आग्नेय जो शैलें होती है वो लावा के ठंडा होकर जमकर बनने से बनती है। तो और कायंत्रित उसका रूप जब बदल जाता है तो वो कायंत्रित शैलें होती है। तो ये सारी जो है इसके उदाहरण दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी स्वीडन में लो अयस्क पाया जाता है, ओंटारियो कनाडा में है, वहाँ तांबा और निकेल के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनियम आग्नेय कायंत्रित शैलों में पाए जाते हैं जाने वाले कुछ खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। फ्रांस के कागेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर ही पाए जाते हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अवसादी शैलों में पाया जाता है। क्योंकि अवसादी जो शैलें होती है वो परतदार होती है। इनमें एक परत बनती है, फिर दूसरी परत, यानी परतें बनती रहती है, 2-3 ये परतों के बीच में गैप होता है और इसी गैप में कोयला, पेट्रोलियम और ये बहुत सारी जो ऊपरी दबाव है पृथ्वी पर और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये सारे खनिज बनते हैं। आगे देखते हैं, मैप के द्वारा
ये सारे आपको खनिज बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि जो लोहा है, ये लोहे को इस तरह के चित्र से बताया गया है, जैसे कि ये दक्षिण अमेरिका का मैप हो गया, और इस दक्षिण अमेरिका में ये जो ये सिंबल दिया हुआ है, ये किसका, लोहे का है, तो यहाँ लोहा पाया जाता है। इसके अलावा ये बॉक्साइट का सिंबल दिया हुआ है, तो ऊपर ये दोनों बॉक्साइट के बताए गए हैं, तो यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। इस तरह से ये आपको मैप के माध्यम से समझाया गया है। अगला बिंदु आता है कि कौन जो महाद्वीप है, किन महाद्वीपों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। महाद्वीपों के अकॉर्डिंग बताया गया। पहला आता है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क के निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, यानी सबसे ज़्यादा टिन 50% से अधिक टिन उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देशों में है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो एशिया से हमें क्या याद रखना है, एशिया से हमें याद रखना है कि एशिया महाद्वीप में लोहा अयस्क के निक्षेप है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर टिन 50% से भी ज़्यादा टिन यहाँ से उत्पादन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा टिन जो है वो चीन में है, उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, तो चीन याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एशिया महाद्वीप में मैग्नीज के, बॉक्साइट के, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप पाए जाते हैं। दूसरा आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप लोहे का अग्रणी उत्पादक है ये। इसके अलावा यहाँ पर रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोहा अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश है। ये मुख्य रूप से लोहे का याद रखना है इसमें आपको कि लोहा अयस्क मिलता है। अगला बिंदु आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका में 3 क्षेत्रों में अवस्थित है जो खनिज मिलेंगे। 3 क्षेत्र, एक तो ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश पहला, दूसरा है अपलेशियन प्रदेश, और तीसरा है पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। यहाँ इन तीनों क्षेत्रों में यहाँ पर खनिज के निक्षेप है। कौन कौन से खनिज है, लोहा अयस्क है, निकेल है, सोना है, यूरेनियम है, तांबा का खनन है, और कनेडियन शील्ड प्रदेश में कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है, और पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि के विशाल निक्षेप है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील जो है वो लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। चिली जो है वो तांबे के लिए जाना जाता है। तो अब इस महाद्वीप में बस ये दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए 8th क्लास के अकॉर्डिंग, कि जो ब्राज़ील है वो लोहा अयस्क का सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक देश है। इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका में आपको याद रखना है कि ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से तो धनी महाद्वीप है, लेकिन यहाँ के निवासी क्या है, गरीब है, पिछड़ा हुआ है। यहाँ सबसे ज़्यादा हीरा, सोना, प्लेटिनियम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है ये। इसके अलावा जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग यहाँ से उत्पादित किया जाता है। तांबा, लोहा अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। तेल जो है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। अंटार्कटिका में याद रखना है कि अंटार्कटिका यहाँ लोग संसाधन है लेकिन लोग जाते नहीं है, जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पर्यावरणीय कंडीशन है यहाँ की, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और इस तरह से वैज्ञानिक वगैरह खोज के लिए यहाँ पर जाते हैं। वैसे लोग जनशून्य महाद्वीप कहलाता है, जाते नहीं हैं लोग यहाँ पर। अब पढ़ते हैं आगे खनिजों के उपयोग। खनिजों का क्या उपयोग है। खनिजों के उपयोग में देखिए, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। रत्नों के लिए भी प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप या अन्य जो वस्तुएं होती है बिजली में काम में आती है, कंप्यूटर उद्योग में काम में आती है, वहाँ किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में इसके अलावा सिलिकॉन है, क्वार्ट्ज है, ये सारी चीज़ें यूज की जाती है। एल्यूमिनियम जो है वो उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम किसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज में, बोतलबंद उद्योग में, भवन निर्माण में, रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला बिंदु आता है संसाधनों का संरक्षण।
संसाधन संरक्षण में देखिए, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज कैसे संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार अगर ये समाप्त हो गए तो वापस से प्राप्त करने में इसको एक लंबा समय लग जाता है। इसलिए इनका उपयोग जो है मानव को मितव्ययित तरीके से करना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतना ही करना चाहिए। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं और मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। इसलिए खनन की प्रक्रिया में जो बर्बादी होती है उसको घटाना बहुत आवश्यक है। और धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अगला बिंदु आता है शक्ति संसाधन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।